हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की ये सीरीज। इसमें आज हम बात करेंगे लोकसभा स्पीकर के बारे में और राज्यसभा के स्पीकर के बारे में या चेयरमैन के बारे में, सभापति के बारे में। ये जो सीरीज है आपकी, आपको ध्यान रखने की इसमें सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा उत्तराखंड के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में, या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस का पार्ट आता है। अब इसमें स्पेशल क्या है भाई, इसमें एमसीक्यू भी होगी और इसमें थ्योरी भी होगी। मतलब आपको समझाई भी जाएगी थ्योरी और साथ में ऐसे एमसीक्यू कराए जाएंगे जो एक स्टैंडर्ड को अच्छे फॉलो करते हो, यानी कि स्टेट सर्विस के में आ जाए वो आ जाएं आपके एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में, इस तरीके से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सुंदर सा पार्लियामेंट। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्योंकि इसी के इर्द गिर्द आज हमारी क्लास होने वाली है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? इसका मतलब है जो ओथ है वो नहीं लेता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री। तो आपने ओथ लेते देखा होगा कि जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो 69, और स्पीकर की जो ओथ होती है, स्पीकर की जो ओथ होती है वो अलग से नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आज पूरी क्लास ही लोकसभा स्पीकर के बारे में है, राज्यसभा स्पीकर के बारे में है, तो हम उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री की भी ओथ होती है। आ रही है इतनी बात समझ में? स्पीकर, जब हम लोकसभा को पढ़ते हैं, आपको पता है जब हम लोकसभा को पढ़ते हैं, लोकसभा जो है वो हमारे आर्टिकल 81 में है। आपको ध्यान रखना है, लोकसभा आर्टिकल इसे बोलेंगे, अनुच्छेद बोलेंगे, 81 में है। ठीक है, इसमें जो इसका चेयरमैन होता है, लोकसभा का जो चेयरमैन होता है, और जब भी आपको लोकसभा का चेयरमैन पढ़ना हो तो आप समझिए कि आप अपनी क्लास के मॉनिटर को याद कर लीजिए। आपने 10th 12th पास किया होगा, उस ड्यूरेशन में जब भी आपको लोकसभा के चेयरमैन को देखना है, आप ध्यान कीजिए कि आप अपने क्लास के मॉनिटर को समझ पाए। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर की जो बात है वो है 93 ए आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल हो जाएगा इसका मतलब, आर्टिकल में 93 में क्या है? चेयरमैन की बात। कहाँ के चेयरमैन की? लोकसभा के चेयरमैन की। आगे चलते हैं, कुछ बातें समझते हैं, थ्योरी के बेस पे समझते हैं और चीज़ों को आसानी से करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष होता कौन है, कैसे ये बनता है? तो आम सदस्य जो लोकसभा के होते हैं, जिसमें जो सीटें हैं हमारे यहाँ लोकसभा की, वो 543 है वर्तमान समय में, यानी कि 2019 के बाद। निर्वाचन एवं पदावधि पहली बैठक के पश्चात उस उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव होता है। मतलब जो 543 लोग चुन करके आएंगे, समझना, लोकसभा के, ठीक है, वो अपने में से एक उपस्थित व्यक्ति को क्या करेंगे? अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष क्या काम करेगा? लोकसभा का व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास है तो उसका मॉनिटर होता है। अब आपका मॉनिटर क्या काम करता था, ये बात ध्यान देना। जो क्लास का मॉनिटर होता था वो आपकी क्लास को व्यवस्थित करता था, नियम जो बनाए जाते थे टीचर के द्वारा उसे लागू करता था, उसका संचालन करता था, टीचर के होने ना होने पे कार्रवाइयां करता था, या मान लीजिए कोई प्रोग्राम करवाना है तो उसे मैनेज करने का भी काम करता था। वह सदस्यों की शक्तियां व विशेष अधिकारों का अभिभावक होता है, बहुत ही छोटी बात है। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। मतलब मान के चलिए जब आपकी टीचर आपकी क्लास में आती थी तो वो आप मॉनिटर से सब कुछ पूछ लेती थी, बाकी बच्चों से नहीं पूछना होता था, मॉनिटर ही सब कुछ उन्हें रिपोर्ट करता था। तो सदन का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है। सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, चेयरमैन की ये बात है। ठीक है, लेकिन वो इससे भी अधिक है, मतलब उसके पास और भी पावर है। क्या पावर है तो वो जानेंगे। आपने समझा होगा समाज में कि एक मनी बिल जैसी चीज होती है, एक विशेष अधिकार क्या होता है, उस पर बात आएगी। अब समझना पहला क्वेश्चन, तो मैं लोकसभा अध्यक्ष पे आता हूं, मेरी बात ध्यान से समझना। क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। भारत में पहली आम चुनाव, जिन्हें हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं, ये कब हुआ? तो जरा ध्यान देना कि 1952 में पहली लोकसभा का चुनाव हुआ, और पहली लोकसभा में जीवी मावलंकर नाम के व्यक्ति जो थे, जीवी मावलंकर, ये हुए पहली लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है देखिए समझेगा, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया, मतलब जिन्हें हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ताकि उन्हें हटाया जा सके, वो और कोई नहीं, लोकसभा के पहले स्पीकर हैं जीवी मावलंकर। इस पर जाएंगे, समझना। पहली लोकसभा में जीवी मावलंकर जो हुए वो अध्यक्ष हुए, चेयरमैन हुए। ठीक है, आम कैसे इनका इलेक्शन हुआ? जीत करके सभी सांसद पहुंचे, सभी सांसद पहुंचे। सभी सांसदों के बीच में से, सभी सांसद कौन थे? 543। इनमें से एक व्यक्ति जो जीवी मावलंकर हुए, उनका चयन किया गया। अब इसके लिए समझना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा बेयर एक्ट आता है, बेयर एक्ट आता है, उसमें दो वर्ड होते हैं। यहां पर जीवी मावलंकर के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो किया गया चूज। ठीक है, ये बेयर एक्ट की भाषा बता रहा हूं भाई, ध्यान देना। बेयर एक्ट क्या है? बेयर एक्ट मतलब एक किस्म से जिसमें
संवैधानिक शब्दावलियों का वैसा ही हूबहू रूपांतरण होता है जैसा होना चाहिए एक्चुअल में, है ना। और चूज वर्ड वहां पर है, वहां पर इलेक्ट वर्ड नहीं है, ELECT वर्ड नहीं है। किसके लिए बता रहा हूं, ये जीवी मावलंकर के लिए। हिंदी में ये वर्ड हो जाता है चयनित। क्या वर्ड हो जाता है, ये हो जाता है चयनित। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में। तो जीवी मावलंकर थे पहले ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष जिनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे चलो, अब देखो ये एक सुंदर सी पिक्चर है जो ये बता रही है कि पाठशाला ऋषिकेश के न्यू बैचेस SSC CGL के लिए, UPSC CDS के लिए, CHSL के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच स्टार्ट हो गया है। मॉर्निंग इवनिंग बैचेस अवेलेबल हैं पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में। ध्यान देना है, ये सुंदर सी क्लास आपके सामने है। उत्तराखंड के लिए स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, तो आप फटाफट एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को ऑनलाइन और ऑफलाइन मजबूत कीजिए पाठशाला के साथ। हर सैटरडे को टेस्ट होता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो हमने क्वेश्चन देखा था उसी के बारे में लाइन लिखी हुई है, प्यार से पढ़िए, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन वह अस्वीकृत हो गया लोकसभा में। इस बात को समझना, आगे समझते हैं कि क्या कारण होगा, क्या चीजें रहेंगी। हमने लोकसभा स्पीकर पढ़ा, हमने कहा कि वह उस अपने सदस्यों के बीच में से एक व्यक्ति होता है जिसको चूज किया जाता है। अब यहां पर हेडिंग है कि स्वतंत्रता व निष्पक्षता, मतलब अगर वह अपने उसमें चेयरमैन बन गया है तो उम्मीद की जाती है कि वह निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करे, निष्पक्षता के साथ सबको बोलने का मौका दे, एकदम क्लास मॉनिटर की तरह। और उसकी स्वतंत्रता भी है, क्योंकि अगर उस पर किसी तरह का दबाव रहेगा तो वह निष्पक्ष तो नहीं हो पाएगा। तो क्या उस पर स्वतंत्रता है, समझना इस बात को। कहा कि देखो उसका जीवन काल, जीवन काल किसका भाई, सदन का जीवन काल। सदन जो होता है, लोकसभा जो होता है, लोकसभा जो होता है वो आम तौर पर कितने साल के लिए, तो आप कहेंगे 5 साल के लिए होता है। आ रही है इतनी बात समझ में, ठीक है। पर्यंत पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन जितने भी लोग मौजूद हैं उनके विशेष बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित किया जाएगा और उसे हटा दिया जाएगा। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब हमेशा होता है 2/3। ध्यान आ रही है बात। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 50 सदस्य कम से कम बोले कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, नो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं अपने लोकसभा स्पीकर के लिए, चेयरमैन के लिए। ठीक है, 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाती है और तब वह अध्यक्षता नहीं करता है सदन की। आ रही है बात समझ में। उसका वेतन व भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो संसद, जैसा कि निर्धारित किया था, संसद द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से उसको एक हिसाब से आप समझिए कि उसको स्वतंत्रता है, कार्यकाल 5 साल तक बने रहने की। स्पष्ट है कि उसको हटाने के लिए बिल्कुल स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए जो इतनी आसानी से नहीं हटती है। कम से कम जब तक वह कोई ऐसा कृत्य ना कर दे जो उसके लिए नियमावली बनी है उसके खिलाफ हो। आ रही है बात समझ में। अब आते हैं कि अध्यक्ष और काम करता क्या क्या है भाई, कुछ अलग चीजें भी तो होंगी, कुछ विशेष अधिकार भी तो होंगे। हमने कहा वह क्लास का मॉनिटर होता है, मतलब वह जितनी भी बैठकें होती हैं लोकसभा की उसकी अध्यक्षता करेगा क्योंकि वह अध्यक्ष है। ये वाली बात तो आप समझ रहे होंगे, उसकी वह अध्यक्षता करेगा क्योंकि वह अध्यक्ष है। उसके अलावा क्या, अब यहां पर एक टर्म है कि गणपूर्ति कोरम क्या होता है, तो पहले भी डिस्कस किया है, यहां भी समझ लो। गणपूर्ति जो होता है किसी भी हाउस, किसी भी सदन का एक ऐसा न्यूनतम संख्या है, एक ऐसा मिनिमम नंबर है कोरम, ऐसा मिनिमम नंबर है कोरम जो प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई चल पाएगी। आ रही है बात समझ में। अधिकतर जो हमने माना है वो माना है कि उस हाउस का, जिस भी सदन की बात कर रहे हैं, उसका 1/10 भाग कोरम के रूप में मिनिमम तौर पर होना ही होना चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई चल पाएगी। तो ये सदन की कार्रवाई अगर ना हो तो कौन कर देता है, स्थगित कर दी जाती है। स्थगित को कहते हैं एडजर्न कर देना। ठीक है, अब एडजर्न की बताया नहीं गया कि कितने समय के लिए, मान लीजिए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, किसी वजह से गणपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही तो 4 दिन के लिए एडजर्न चल रहा है, 24 घंटे के लिए चल रहा है, बार बार सदन को बुलाया जा रहा है, फिर अगले दिन फिर उसको एडजर्न कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। सामान्य स्थिति में वह मत नहीं देता है। अब समझो भाई, वो है तो सदन की संख्या से ही ना, और हम ले रहे हैं 543, मेरी बात ध्यान से समझना, 543, ठीक है, लेकिन वो मत नहीं देता है। अब मत नहीं देता का क्या मतलब है समझना, उसे अगर मामला यहां पर क्या हो जाए, टाई हो जाए, टाई मतलब बराबरी पे आ जाए, 50-50 हो जाए, मामला 50-50 हो जाए, जैसे ही मामला 50-50 होगा तो जो सदन का अध्यक्ष है वह ऐसी स्थिति में अपना एक निर्णायक मत देता है, जिसे कास्टिंग वोट भी कहते हैं। देखो जो कास्टिंग वोट होता है ना, वो मैं क्यों इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी निर्णायक मत नहीं लिखा हुआ आता एग्जाम में, क्या लिखा हुआ आता है, कास्टिंग वोट लिखा हुआ आता है। आ रही है बात समझ में, मतलब उसे वोट देने का अधिकार है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में जब मामला बराबरी का हो।
अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मेरी बात समझना, अभी तक लगभग जहां तक मेरे को याद है तो तीन बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। 3 बार क्या हुआ है, ज्वाइंट सिटिंग हुआ है। ठीक है, ये जो 3 बार जो संयुक्त अधिवेशन है, ये जो 3 बार संयुक्त अधिवेशन है, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये जो 3 बार संयुक्त अधिवेशन है, ये जो 3 बार संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 108 कहता है कि संयुक्त अधिवेशन होगा और इसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। सबसे पहले समझ लो, अगर लोकसभा स्पीकर मौजूद नहीं है तो डिप्टी स्पीकर हो, अगर वहां भी मौजूद नहीं है तब जाकर के राज्यसभा का उपसभापति, मेरी बात ध्यान से समझ लो, उपसभापति करता है, उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की। आ रही है इतनी बात समझ में। और 108 आर्टिकल के तहत 108 आर्टिकल के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो बुलाने का अधिकार, समन बुलाना है ना, संसद में हमने पढ़ा है बुलाना, समन करना, ये कौन बुलाते हैं, तो ये बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट देश के। आ रही है इतनी बात समझ में। एक तो वो गणपूर्ति कोरम देखेगा, अध्यक्ष का कार्य है, सामान्य स्थिति में मत नहीं देगा लेकिन कास्टिंग वोट कर सकता है जब मामला निर्णायक मोड पर हो और निर्णायक मत देना हो कि 50-50 पे मामला है, और दोनों सदनों की बैठक भी करेगा, तो अध्यक्षता आ जाएगी लोकसभा स्पीकर के पास। आ रही है बात समझ में। अब एक टर्म निकल करके आती है सामयिक, लिखा है, आप इसे ऐसे समझिए कि मैं इसको लिख दूं अगर, प्रोटेम स्पीकर। मेरी बात ध्यान से समझना, प्रोटेम ऐसे समझो मगर प्यार से, प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, देखो जैसे कि नाम से ही है ना, प्रोटेम स्पीकर क्या काम करता है, जब एक स्पेसिफिक चीज के लिए उस व्यक्ति को बनाया जाता है, बिल्कुल पर्टिकुलर काम यही करना है, स्पेसिफिक और कोई नहीं करना, उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अब इसकी क्या व्यवस्था है, देखो ऐसा समझना, जब मान लो कभी सदन लगा होगा तो भाई कोई सदन में आया होगा, अभी जब सदन आया ही है और 543 लोग पहुंचे ही, इनका वेलकम हुआ ही है, तो कोई स्पीकर नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं है यहाँ पर। और ये बात समझ में, कोई स्पीकर नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं है, तो एक व्यक्ति चाहिए होगा ना यहाँ पर जो इनको ओथ दिलाए, इनको स्पीकर, उनको शांत कराए, एकदम मॉनिटर की तरह काम करे, व्यवस्थित करे। तो बोला जब तक नए मॉनिटर को हम चूज करते हैं, उनको चयनित करते हैं, आप क्या करिए, आप में से कोई एक व्यक्ति जो होगा वो प्रोटेम स्पीकर बन जाएगा। और कब तक के लिए बन रहा है, वो सिर्फ इस काम के लिए बन रहा है कि भैया अभी दूसरा जो एक्चुअल जो वास्तविक लोकसभा अध्यक्ष है उसका चयन अभी नहीं हुआ है, वो उसको चूज किया जाएगा तब वो आएगा। ठीक है, तब तक आप क्या करिए, आप बन जाइए और बाकी लोगों को ओथ दिलाइए, क्योंकि ओथ दिलाएंगे तभी तो वो सदन के सदस्य कहलाएंगे और उसके बाद वो वोट देंगे। वोट देने के बाद क्या हो जाएगा, या उसको चूज करेंगे और एक व्यक्ति को लोकसभा का स्पीकर बनाएंगे। ठीक है, ये जो थ्योरी है यही कहती है, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा आमतौर पर, मतलब यानी कि परंपरा अनुसार अगर आप देखें तो क्या किया गया कि जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होगा, ठीक है, जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होगा उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा कि सर आप सीनियर हैं, आप आगे आ जाइए और लोकसभा की इस कार्रवाई में जो है आप शपथ दिलवा दीजिए, जो भी पर्टिकुलर काम है वो कर दीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है सदस्यों की भांति, तो ये बात रहती है। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहां, देखते हैं पहले एक बार, ये हो गया, और ये वाला पार्ट देखते हैं, राज्यसभा का सभापति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति हेडिंग लगी है, नीचे लिखा है उपराष्ट्रपति। तो देखो थोड़ा सा रिवाइज करो कि मैंने जब लोकसभा स्पीकर की बात की तो मैंने आपको कहा कि वहां पर जो आर्टिकल है वो है 93। ठीक है, 93 आर्टिकल है। अब राज्यसभा का जो सभापति है वहां पर क्या है, तो देखो यहां पर कुछ बातें ध्यान देनी होती है कि हमें 63, 64 और 89 मालूम होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का सभापति का मतलब है राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, वहां के लिए सभापति वर्ड यूज किया जाता है। राज्यसभा अपर हाउस है हमारे संसद का, पार्लियामेंट का सेकंड हाउस है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत। आ रही है मेरी बात सबको समझ में। अब उपराष्ट्रपति लिखा है, यानी कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, बिल्कुल बात सही है। जैसे ही कोई व्यक्ति, हम राष्ट्रपति का जैसे ही इलेक्शन करेंगे, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, तो आप कहोगे राज्यसभा के चेयरमैन के। आ रही है इतनी बात समझ में, किसके, राज्यसभा के चेयरमैन के इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा जो उपराष्ट्रपति होगा। अब ये इक्विवेलेंट हो जाएगा का मतलब क्या, इलेक्शन इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाए वही राज्यसभा का सभापति होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। दूसरी बात, वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति की शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति की ओथ लेता है। उपराष्ट्रपति की ओथ किस में है, 69 में, ध्यान देना ये वर्ड,
ओथ है 69 आर्टिकल में। कौन सा आर्टिकल में? 69 आर्टिकल में, ठीक है। तो वो उपराष्ट्रपति की ओथ लेता है, ना कि सभापति की। आप समझ रहे हैं, लोकसभा स्पीकर भी अपनी ओथ नहीं लेता है, लोकसभा स्पीकर भी अपनी ओथ नहीं लेता है, और उपराष्ट्रपति भी जो है वो ओथ नहीं लेता है चेयरमैन की। उपराष्ट्रपति केवल और केवल उपराष्ट्रपति के पद एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो ओथ लेता है, चेयरमैन की कोई ओथ उसकी नहीं होती। आ रही है बात समझ में? मतलब जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा। यानी कि आप कहेंगे कि राज्यसभा का पहला सभापति कौन था, तो आप कह सकते हैं कि जो पहला वाइस प्रेसिडेंट रहा होगा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट चेयरमैन रहे होंगे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहेंगे, ठीक है। अब जब उपराष्ट्रपति, आपने एक बात पढ़ी होगी, ये सारी बातें हटा देते हैं, समझना चीजों को। अगर आपने एक बात पढ़ी होगी, वो बात ये कहती है कि भाई अगर हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की पोस्ट किसी वजह से खाली हो जाए, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है अगर वो खाली हो जाए, वो रिक्त हो जाए, ठीक है, प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाए, तो उपराष्ट्रपति काम करता है कैसे? एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट काम करता है वो उपराष्ट्रपति। अब जब उपराष्ट्रपति चेयरमैन भी है, कहां का चेयरमैन है? राज्यसभा का चेयरमैन है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब वो मान लो किसी वजह से प्रेसिडेंट नहीं रहे, किसी वजह से का मतलब है या तो उन्होंने पद त्याग दिया है अपनी मर्जी से, या वे बीमार हैं और अस्वस्थ हैं कि वो अपने कर्तव्यों का पालन कर पाए, या उनकी मृत्यु हो गई किसी वजह से, तो हम मान करके चलते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति का काम होगा, अब कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति, क्योंकि पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए। तो जब वे राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे हो, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। आ रही है इतनी बात समझ में? राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। पहली बात आई समझ में क्या आप लोगों को? पहली बात कहती है कि राष्ट्रपति के रूप में जब वो काम कर रहा हो तो चेयरमैन नहीं होगा। बात बिल्कुल सही, क्योंकि देश का राष्ट्रपति थोड़ी ना चेयरमैन होता है, वो तो देश के राष्ट्रपति हैं। फिर बोला राज्यसभा के सभापति को, राज्यसभा का जो सभापति होगा उसे पद से हटाना हो तो कैसे पद से हटाओगे? तो बोला उपराष्ट्रपति को पद से हटा दो, क्योंकि भाई ये बात तो थी ना, जो उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा? चेयरमैन होगा। आ रही है आपको बात समझ में? कुछ लोगों ने अगर शक्तिमान देखा होगा तो आपको वो बात समझ आएगी, गंगाधर ही शक्तिमान है, तो ये समझना होगा यहां पर। आ रही है बात समझ में? उपराष्ट्रपति जो हैं हमारे, वो क्या हैं? चेयरमैन है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो उपराष्ट्रपति को अगर आप हटा दिए तो आप क्या हो जाएगा भैया? तो आप जो हैं आप चेयरमैन को भी हटा देंगे, ठीक है। हम इस बारे में बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, बिल्कुल बात की जाएगी। आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष आ गए हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सभापति हो गया। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है। देखो ये जो पॉइंट लिए गए, क्यों लिए गए? क्योंकि हमने दो चीजें पढ़ी। हमने क्या पढ़ा? हमने एक तो पढ़ा लोकसभा अध्यक्ष, और ये आपको इतनी बात समझ में, हम पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि हम राज्यसभा का सभापति भी पढ़ रहे हैं। हम राज्यसभा का क्या पढ़ रहे हैं? सभापति, ठीक है। थोड़ा सा प्यार से समझना, राज्यसभा का सभापति पढ़ रहे हैं। अब दोनों हाउस के, दोनों अलग अलग हाउस के चेयरमैन हैं, तो क्या दोनों में कुछ विशेष अधिकार हैं? तो विशेष अधिकार किसके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास है, ना कि राज्यसभा के सभापति के पास है। पहला विशेष अधिकार कहता है कि विधेयक तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे समझो कि सारे जो विधेयक हैं वो फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं भाई, वित्त विधेयक हो सकते हैं, फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं। लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल में से कौन सा मनी बिल होगा, ये कौन तय करेगा? तो आप कहेंगे ये तय करेगा हमारा लोकसभा का स्पीकर। आ रही है इतनी बात समझ में? कौन तय करेगा? हमारा लोकसभा का स्पीकर, और उसी का निर्णय फाइनल होगा। अब जब मनी बिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? मनी बिल क्या होती है, बात होगी उस पर, समझिए। मनी बिल अगर बोल दिया जाए तो उस पर राज्यसभा की जो शक्ति होती है ना, वो लिमिटेड हो जाती है। सबसे पहले मनी बिल यहां है, मान लो ये मनी बिल बोल दिया, बाहर निकल गया, लोकसभा ने इसे पास किया, इनके पास भेजा, तो इन्हें पास करना ही होगा 14 दिन के अंदर, हर हाल में। मान लो ये कुछ रिकमेंड करते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, मर्जी है लोकसभा की, उसे माने ना माने, 14 दिन के बाद मनी बिल तो पास हो ही जाएगा हर हाल में। ये राज्यसभा यहां पर लिमिटेड रखती है। तो लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही मनी बिल की मोहर लगा दे तो राज्यसभा का आधा काम तो खत्म हो गया, तो हुई बात। अब आ जाओ, लोकसभा अध्यक्ष कहा? संसद की संयुक्त अधिवेशन। अभी बताया संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग का मतलब और कुछ नहीं, 108 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट बुलाएगा और स्पीकर अध्यक्षता करेगा भाई। आगे आ जाओ, चीजें समझो और याद भी करते चलो, एग्जाम में डिक्टो चीजें मिलती हैं। राज्यसभा का उपसभापति। अब उपसभापति की क्यों बात कर रहा हूं मैं, समझना। मैंने बात करी इससे पहले सभापति की। जैसे ही मैंने कहा कि राज्यसभा का सभापति चेयरमैन होगा, तो आप एक बात कहोगे कि उपराष्ट्रपति होगा।
आपकी बात यहां सही है, उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति ना हो किसी वजह से, या उपराष्ट्रपति क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट का काम कर रहा है। अब प्रेसिडेंट का काम कर रहा है तो आपने ही पढ़ा, आपने ही समझा कि अगर प्रेसिडेंट का काम कर रहा है तो भाई फिर तो वह उपराष्ट्रपति के तौर पर राज्यसभा का सभापति नहीं है, वो उपराष्ट्रपति के तौर पर प्रेसिडेंट है देश का। आ गई बात समझ में। राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना एक उपसभापति चुनती है। तो जैसे लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है अपने सदन से, वैसे ही अपने सदस्यों के बीच में से उपसभापति चुना जाता है, ताकि जब उपराष्ट्रपति ना हो मौजूद तो उपसभापति रहेगा और वही अध्यक्षता करेगा। आ रही है इतनी बात आप लोगों को समझ में? तो हम इसी चीज को जानेंगे। अब यदि कब आएगा उपसभापति, क्या जरूरत पड़ेगी, तो वो देख लो। यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए किसी वजह से, ठीक है, माफ कीजिएगा, उपसभापति अपनी पोस्ट को, उपसभापति को कैसे हटाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सभापति को कैसे हटाएंगे। सभापति को हटाना हो तो उपराष्ट्रपति को हटा दीजिए, सभापति हट जाएगा। उपसभापति, यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, मान लीजिए भाई जिसको उपसभापति बनाया गया है वो मेंबर होगा, अब उसका जो कार्यकाल होगा वो होगा 6 साल का। अब वो 6 साल में रिटायर हो गया मान लो किसी वजह से, और वो 1 साल पहले ही उपसभापति बना था, तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यदि वह सभापति को यानी कि उपराष्ट्रपति को लिख करके क्या कर दे, इस्तीफा दे दे। ये बात किसके बारे में हम लिख रहे हैं, उपसभापति के बारे में। यदि राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा, सभी सदस्यों का बहुमत, उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए, इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है, तो भी उपसभापति की पोस्ट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? चलो, सदन का नेता। अब देखो कई बार ये टर्म आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछा जाता है कि लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है। ये सदन का हाउस लीडर के बारे में पूछा गया है। तो जब हम लोकसभा स्पीकर पढ़ते हैं ना, तो कई लोग क्या करते हैं कि लोकसभा स्पीकर को ही मान लेते हैं कि वह क्या होगा, सदन का नेता होगा। नहीं, सदन का नेता हमेशा और हमेशा किसके लिए बोला गया है, प्रधानमंत्री के लिए बोला गया है, आर्टिकल 74(1) में। आ रही है इतनी बात आप लोगों को समझ में? सदन का नेता, विपक्ष का नेता नहीं बोल रहे हैं, सदन का नेता बोल रहे हैं। और लोकसभा स्पीकर सदन का नेता नहीं होता है, वो चेयरमैन होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, विपक्ष का नेता बिल्कुल टर्म आ गया। अब विपक्ष की दल का नेता होगा कौन, तो बड़ी पार्टी समझो। अब 10वां जो संख्या है ना, बस यही, किसी भी पार्टी को, जिस भी पार्टी को उस सदन संख्या का, उस सदन में मैं क्यों बार बार नाम ले रहा हूं, देखो यही बात लोकसभा में लगेगी। अब राज्यसभा में अगर आ जाओ तो यही बात लगेगी, और किसी राज्य की विधानसभा में चले जाओ जैसे कि यूपी में तो 403, तो वहां में अगर किसी चुनाव हुए, इलेक्शन में 2-3 पार्टियां जीतती हैं, उसमें से एक पार्टी को 1/10, एक रूलिंग पार्टी हो गई, दूसरी पार्टी जब आई उसे 1/10 मेंबर, 1/10 लोग मिले हैं, तो वही कहलाएगा विपक्ष का नेता। आ रही है बात समझ में? लीडर ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा, और ये कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री से खर्चा, घर, गाड़ी सब उसी तरीके से मिलती है। तो विपक्ष का नेता बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आ रही है इतनी बात समझ में? और वर्तमान विपक्ष का लीडर कौन है, वर्तमान में विपक्ष का लीडर कौन है, अगर आप ये बता पाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बताइए, याद रखिए, और नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आ रही है बात समझ में? विपक्ष का नेता आपको बताना है लोकसभा में। फिर आते हैं गणपूर्ति, ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं तो ज्यादा टाइम लूंगा नहीं। राज्यसभा के मामले में 25, तो सीधी सी बात है 245 का 1/10 निकाल लो, बस पॉइंट लगा दो एक के बाद, 24.5 आ गया। आप समझ रहे हैं? किसी भी हाउस का 1/10 निकालोगे, गणपूर्ति कोरम बताया है लास्ट में, 24.245 है, 10 से डिवाइड दोगे 24.5 आ गया, मतलब 25 लोग चाहिए। लोकसभा की बात कर रहे हो, 543 लोग होते हैं, 543 होते हैं, 1/10 चाहिए कोरम पूरा करने के लिए, 5.3। आ रही है बात समझ में? आप समझो भाई, 24.5 के बाद 0.5 कोई बना नहीं है आज तक। अब तुम्हारे आसपास बना हो तो बात अलग। इसी तरह से 54.3 में 0.3 कोई बना नहीं, तो बना नहीं तो एक एक बढ़ा लो, 54 25 कर लो, 55 25 कर लो, चीजें हो जाएंगी आसान। यही होता है कोरम। कोरम है मिनिमम नंबर जिसमें सभा की कार्रवाई चल सके। अब क्वेश्चन, थ्योरी के बाद क्वेश्चन आ गए हैं, लगाओ तुक्के, और तुम्हारे तुक्के यहां पर सही होंगे अगर तुमने मेरी ये वाला क्लास को, लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा है। भारत के महान्यायाधीश, क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। तो आप जा रहे होंगे, आपने सोचा होगा कि 4 ऑप्शन है, महान्यायवादी तो नहीं हो सकता, मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता, तो जरूर राष्ट्रपति होगा। ठीक है, मान लिया, तो भाई गलत हो, तू बिल्कुल गलत हो। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा।
लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। आगे आ जाओ, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है बताया गया है, आपको समझना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल पकड़ो और कर दो। तो आंसर है ये वाला, ध्यान देना एकदम, ये वाला आंसर है, रट लो, याद कर लो, 2/3 बहुमत से पारित है, बाकी ऑप्शन तुम पढ़ लोगे। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? बहुत ध्यान से आपको ये ऑप्शन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर तुक्का लगा पा रहे हो तो लगाओ, नहीं तो हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। और ये बात समझ, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, आप पढ़िए और तुक्का मारिए आराम से। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर कास्टिंग वोट की बात निर्णायक होगा, उसका प्रयोग अध्यक्ष करता है? ये किस आर्टिकल में है? तो ये इतना प्यारा आर्टिकल है कि शतक लगा दोगे तुम कि मामला 50-50 हो जाए। मामला अगर 50-50 हो जाए तो 100 हो जाता है, याद रखो। निर्णायक मत देगा, कास्टिंग वोट जो है वो 100 में होगा, ऐसा माना गया है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, एकदम आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान आपको लगेगा। आप कहेंगे विजय लक्ष्मी पंडित तो आप गलत हैं, आप कहेंगे सुचेता कृपलानी तो भी आप गलत हैं, तारकेश्वरी सिन्हा बिल्कुल गलत, और अगर आप मीरा कुमार कहेंगे तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और आपकी नौकरी लगेगी जल्दी ही। चलिए, ये छोटी सी बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, बाकी बातें ठीक है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष? अब सभा देखो, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा, एक है विधानसभा, और प्यारे बच्चों एक है विधान परिषद। आ रही है बात समझ में? बस पूछा, अध्यक्ष नहीं होता, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो लोकसभा का तो होता है, अगर लोकसभा का होता है तो विधानसभा का भी होगा, हालांकि पढ़ा नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। विधान परिषद का भी अध्यक्ष उसका सदस्य होता है, मेंबर होता है। कहाँ का नहीं होता? राज्यसभा का, क्योंकि जैसे ही राज्यसभा के अध्यक्ष पे आओगे, चेयरमैन पे आओगे, तो अब तुमने मुझसे पढ़ लिया है, लिखते लिखते लिख दोगे वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का सदस्य, मेंबर नहीं होता। आ रही है इतनी बात समझ में? चलो आ जाओ, आगे करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ये बात लिखी गई है 89 आर्टिकल में, 64 में, इसको पढ़ लो, थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझ आएंगी। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? इसको आराम से पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए, मतलब मेंबर कहाँ का होगा? वो राज्यसभा का मेंबर होगा और वह लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता। प्यारे बच्चों मेरी बात समझना, ऐसे कई सारे मंत्री परिषद, मेरी बात समझना, मंत्री परिषद में ऐसे कई सारे लोग होते हैं, मंत्री परिषद में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो या तो लोकसभा के मेंबर होते हैं या राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अगर वो मंत्री परिषद में है और वो लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी है, मान लीजिए कोई मंत्री है, कोई मिनिस्टर है, और वो मिनिस्टर राज्यसभा के क्या है? मेंबर हैं, तो वे जब मिनिस्टर हैं तो वो मिनिस्ट्री के काम के लिए और वहां के एक्सप्लेनेशन देने के लिए, उनके ऊपर पूछे गए सवालों को, मिनिस्ट्री के ऊपर पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए लोकसभा जा सकते हैं। लोकसभा में कोई व्यक्ति अगर मिनिस्टर है, आप समझ रहे हैं, लोकसभा का मेंबर है, माफ कीजिएगा, लोकसभा का मेंबर है और वो मिनिस्टर भी है, तो वो अपने मिनिस्ट्री से जो भी जवाब पूछे गए हों, सदन की पार्टिसिपेट, वहां पर जो भी एक्सप्लेनेशन देना हो, उसके लिए राज्यसभा की कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब आप कह सकते हैं ऐसे मंत्री परिषद के ऐसे लोग जो राज्यसभा का सदस्य हो, है ना। मंत्री होना चाहिए, मतलब मंत्री परिषद में वो व्यक्ति होना चाहिए, वो राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या करेगा? वो लोकसभा में चले जाएगा, एकदम बात करेगा, पार्टिसिपेट करेगा और एक्सप्लेनेशन देगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे। एमसीक्यू के साथ हमने पूरी कोशिश करी है कि आपके लिए थ्योरी लेकर के बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन और आपकी तैयारी को लग जाए 4 चांद। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, क्विज के लिए, पीडीएफ के लिए, क्वेश्चंस के लिए, और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस को एनरोल करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।